बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे बात करेंगे और इसमें हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और केमिकल बॉन्ड्स डिटेल से पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दुनिया में जो चीज़ भी मार्ज़ वजूद में है उसको हम मैटर कहते हैं। हर वो चीज़ जो स्पेस घेरती है, जिसका वज़न है, उसको हम मैटर कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम से बनी हैं और एटम की अपनी साख्त जो है वो 3 चीज़ों से बनी है, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो एटम की साख्त या एटम की स्ट्रक्चर ये 3 चीज़ों पे मुनहसर है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड चार्ज ऑफ द एटम। और एटम का तमाम मास और इसका जो चार्ज है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। एटम के 2 रीजन्स होते हैं जो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा है द न्यूक्लियस, ये इसका कोर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द एटम एंड कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस सेंटर के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें प्रोटॉन्स हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इसका न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं, इसको इसका सेंटर भी बोलते हैं। आउटर रीजन इसका जो है वो विच होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और उसका जो बाहरी इलाका है, बाहरी रीजन है, जिसको आउटर रीजन बोलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये 2 हिस्से हैं एटम के, द न्यूक्लियस एंड द आउटर रीजन। अगर एटम की स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये प्रोटॉन्स हैं और ये इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके बाहर ये वाली जो शेल है, इसको आउटर शेल बोलते हैं या इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ये इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इसमें ज़्यादा वजाहत के साथ चीज़ें दी हुई हैं। ये जो ऑर्बिट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कहते हैं, इसको शेल भी कहते हैं। और ये सेंटर वाला पोर्शन जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें हैं, प्रोटॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स की शक्ल में रिवॉल्व करते हैं। यही उसकी अगली एक्सप्लेनेशन है कि ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है उसका जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें प्रोटॉन्स हैं और इसके गिर्द ये इसका ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास। प्रोटॉन और न्यूक्लियन का जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है एज 1 एटम मास और 1 डाल्टन। इसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, AMU भी इसको कहते हैं और इसको डाल्टन भी कहते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ और न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो स्ट्रक्चर है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को हमेशा E से जाहिर किया जाता है, प्रोटॉन को P से जाहिर किया जाता है, न्यूट्रॉन को N से जाहिर किया जाता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल चार्ज के साथ होते हैं। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 है तो प्रोटॉन का +1 है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। और एब्सोल्यूट चार्ज अगर इसकी वैल्यू देखनी है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है और इसमें सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क है।
रिलेटिव मास उसका जो है 1/1836 है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का 1 AMU है और न्यूट्रॉन का 1 AMU है। इसी तरह एब्सोल्यूट मास जो है ये इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का एक जैसा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो है वो 9 × 10⁻⁻24 ग्राम्स है। तो ये जितना भी है इसको ये AMU जो हम यूनिट यूज करेंगे ये है एटॉमिक मास यूनिट। इस वक्त दुनिया में 118 नॉन एलिमेंट्स हैं और इनको पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इस पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने 118 एलिमेंट्स को तरतीब दिया हुआ है। इनमें से 1 से लेके 98 तक जो नंबर हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 99 से लेके 118 तक जो एलिमेंट हैं ये इन्होंने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हैं। ये बाकी एलिमेंट्स को आपस में मिला के नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए हैं। तो 1 से 98 तक जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के ऊपर वो नेचुरली बने हुए हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद जो 99 से 118 तक हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हैं, और ये नॉर्मली जो है ये मेटल्स हैं। अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन नंबर 1 है, हीलियम है नंबर 2 है, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये यहाँ तक के 118 तक इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, और हर को उसके प्रोटॉन्स के तहत उन्होंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो प्रोटॉन जिसमें 1 है उसको उन्होंने नंबर 1 दे दिया, जिसमें 2 है उसको नंबर 2 दे दिया, जिसमें 3 है उसको नंबर 3 दे दिया, जिसमें 4 है उसको नंबर 4 दे दिया। तो इस हिसाब से उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए या इसकी पोजीशनिंग को तय करने के लिए हर एटम को उन्होंने एटॉमिक नंबर और उसको मास नंबर डेजिग्नेट किया हुआ है। एटॉमिक नंबर जिसको हम सिंबल Z से ज़ाहिर करते हैं या Z से ज़ाहिर करते हैं इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ये जितने किसी एलिमेंट में प्रोटॉन्स हों उनको Z से या Z से इंडिकेट करते हैं, और इसी तरह उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 करके 118 तक जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो डेजिग्नेट किए हुए हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? ये जितने भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर उसका क्या है? हर एटम का एक डिस्टिंक्टिव मास नंबर भी है, और ये मास नंबर इज एटॉमिक मास नंबर, और न्यूक्लियन नंबर भी इसको हम कहते हैं, या इसको एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। ये मास नंबर क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितनी तादाद उसके प्रोटॉन्स की है या उसके न्यूट्रॉन्स की है उसको अगर जमा किया जाए तो जो डिजिट आए उसको हम उस एटम का मास नंबर कहते हैं। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द एटम एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर इंडिकेट करते हैं। जो भी किसी एटम का मास नंबर है उसके अगेंस्ट जो डिजिट आएगा हमारा उसको हम उसका एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर जो है वो 8 है, इसलिए पीरियोडिक टेबल पे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, या इसका Z जो है या Z जो है वो 8 है, तो इसकी पीरियोडिक टेबल पे पोजीशन जो है वो 8वें नंबर पे है। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो इसके न्यूक्लियस में हैं उनका जो मास बनता है ये 15.999 AMU बनता है, तो इसको हम राउंड कर लेते हैं, तो इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज कॉल्ड 16। तो ये इसका 16 बन जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वर्कआउट कर सकते हैं या उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल पे ऑलरेडी करके इसको अरेंज किया हुआ है। कार्बन के अंदर जो नंबर है वो 6 है इसका, और इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो पीरियोडिक टेबल पे इसकी पोजीशन जो है वो 6ठी है। और इसका जो कार्बन का मास नंबर है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स की तादाद चूंकि इसमें 12 है, तो इसलिए
इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास नंबर, वो 12 है। न्यूट्रल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात तो आप पक्के तरीके से याद कर लें, किसी भी एटम में जितने न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन होंगे उतने ही आउटर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों एक दूसरे की तादाद को सप्लीमेंट करते हैं, एक जैसे होते हैं, सिर्फ इसमें चार्ज का फर्क होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमिन्स एन एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन हैं उसके न्यूक्लियस में, वो एक्चुअली उसका जो है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। किसी में 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जिसमें 100 है उसका एटॉमिक नंबर 100 होगा, और जिसमें 118 है उसका एटॉमिक नंबर 118 होगा। एंड डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम एन अदर। और यही एक एटम दूसरे एटम से फर्क होता है, या एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फर्क होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। किसी भी दो एलिमेंट में ये एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, या प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन वेरी टू प्रोड्यूस आइसोटोप्स which are atoms of the same element that have different number of neutrons। तो ये जो न्यूट्रॉन हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट तादाद में हो सकते हैं, लेकिन किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में उनके प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा फिक्स होती है, वो एक जैसी रहती है। न्यूट्रॉन्स उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, उनका फिगर चेंज हो सकता है, लेकिन उनके प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी रहती है। और अगर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब एक और टर्म हम बार बार यूज करेंगे जिसको हम आयन कहते हैं या आयंस कहते हैं। तो इसको भी, इसकी डेफिनेशन भी आप ज़हन नशीन कर लें। एन आयन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल स्पेशीज विच होल्ड्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ सम मैग्नीट्यूड। तो ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव, उसको आयन बोलते हैं। द टर्म आयन कैन बी यूज टू रेफर टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव नॉन जीरो नेट चार्ज एसोसिएटेड विद देम। तो ये उनको हम बोलते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। एक आयन कैटियंस, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैशियंस, और इसी तरह जो नेगेटिव हो उनको एनियंस, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनियंस। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं आयन के ऊपर। इसी तरह एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स ऑल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम तो ये है कि जो एक मैटर की तमाम क्वालिटीज रखता है, उससे छोटे से छोटा यूनिट जो है जहां तक हम उसको डिवाइड करके ले जा सकें उसको हम एटम कहते हैं। और एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी मैटर। तो सबसे छोटा जो जर्रा है किसी भी चीज का, जिसके बाद आगे मजीद डिवीजन उसकी पॉसिबल नहीं है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम आपस में मिलते हैं, एक एटम दूसरे एटम से मिलता है, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये इंटरेक्शन जो है बनता है, तो उसके बाद फिर ये सॉलिड्स बनते हैं, गैसेस बनती हैं और लिक्विड्स बनती हैं। तो मैटर की जो तीनों टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ एटम्स के मिलने से बनती हैं। और ये एटम एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो जब भी एटम्स आपस में मिले वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स फिर आगे सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स बनाते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन जो है, उसकी कॉम्बिनेशन के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं या मेथड्स हैं या कंपोजिशंस हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सॉलिड, गैस और लिक्विड्स हैं। लेकिन बेसिकली वो एटम्स से दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वहां से फिर आगे ये मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली दो या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने को कहते हैं। और एटम जो है ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और एक उसका आउटर ऑर्बिट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे।
A molecule is a group of two or more atoms held together by attractive forces known as the chemical bond. और ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, तो इसके मिलने की वजह यह है कि इनके अंदर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में एक दूसरे की तरफ खींचती हैं और उससे केमिकल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो मॉलिक्यूल इसके नतीजे में बनते हैं इस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, उनके आगे दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ वन केमिकल एलिमेंट, दैट इज टू एटम्स इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो हैं जो एक ही एलिमेंट के दो एटम्स आपस में मिल जाएं और मिल के मॉलिक्यूल बनाएं, उसको हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं। और हेटेरोन्यूक्लियर, अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, water, two hydrogen atoms and one hydrogen atom H2O, two hydrogen atoms and one oxygen atom। तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो दो मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में बॉन्ड के जरिए या केमिकल कंपाउंड के जरिए मिलते हैं और उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज हेटेरोन्यूक्लियर। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, तो इसको ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसके बाद एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। प्रोटॉन फिक्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन उसमें चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें ये न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही हो या हो सकती हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सम एलिमेंट्स सच एज कार्बन, पोटाशियम एंड यूरेनियम हैव मल्टीपल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। तो ये नेचुरली ऐसा होता है कि जब उनकी साख्त होती है, जब वो बनते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो एटम के अंदर मुख्तलिफ हो जाती है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाती हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स आर डिफाइंड फर्स्ट बाय देयर एलिमेंट एंड देन बाय द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो सबसे पहले उसको डिफाइन किया जाता है कि वो एलिमेंट कौन सा है और फिर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने उसके अंदर प्रेजेंट हो उसकी तादाद से हमें पता चल जाता है कि ये मेटल का या एलिमेंट का आइसोटोप है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं आइसोटोप्स की। जैसे कार्बन है, इसके आइसोटोप्स हैं। कार्बन कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट हैज अ मास नंबर ऑफ 12 AMU, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो इसका ये मास नंबर जो है ये 12 है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर इसकी तादाद न्यूट्रॉन्स की बढ़ जाए, 6 से बढ़ के 8 हो जाए, तो इसका एटॉमिक मास जो है ये 12 से बढ़ के 14 AMU हो जाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह कार्बन जो है वो 12 मास नंबर के साथ एक आइसोटोप बन जाएगा और कार्बन 14 एटॉमिक मास के साथ इसका दूसरा आइसोटोप बन जाएगा। वाइल द मास ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप इज डिफरेंट, उसका मास डिफरेंट होगा आइसोटोप का। एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं तो उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर उनका सेम रहेगा और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अनचेंज रहेंगी। अब अगर हम आइसोटोप्स को मजीद देखें तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। इसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरीके से ये एक स्टेबल हाइड्रोजन का एक एटम है। अब अगर इसको एक न्यूट्रॉन इसके अंदर, अगर हम कहें कि एक न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन आ जाए और एक पॉजिट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, तो ये इसका एटॉमिक मास नंबर जो है ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा।
लेकिन इसका एटॉमिक नंबर वही एक रहेगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके अंदर। तो जब ये इसका आइसोटोप बन जाएगा तो इसको हम ड्यूट्रियम का नाम दिया हुआ है, ये इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अगर इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ के 2 हो जाए, न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ के 2 हो जाए, तो अब इसका एटॉमिक मास नंबर जो 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर 3 हो जाएगा। और इसका ये आइसोटोप है, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं, और ये इसका एक आइसोटोप हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों में एक एक रहेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं, नए आइसोटोप्स बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, जिसको हम हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कहते हैं। तो ये इसको आइसोटोप कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एलिमेंट में चेंज हो जाए तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम लें अगली, तो यूरेनियम की एग्जाम्पल जो आइसोटोप्स की है, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक तो ये है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 92 है, और दोनों सूरतों में ये 92 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स की वजह से चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे जो है ये चेंज आती है, ये जो उसका एटॉमिक मास है ये चेंज होता है। तो जो 235 है, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 है, एटॉमिक नंबर 92 दोनों सूरतों में एक जैसा रहेगा। प्रोटॉन्स उसमें 92 हैं और उसके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसके 143 है। ये आइसोटोप का पहली टाइप है जो U235 है। इसके बाद दूसरी टाइप जो है U238 है, जिसमें एटॉमिक मास उसका 238 है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है 92। इसमें प्रोटॉन जो है वो 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 143 की बजाय 146 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स बन जाते हैं। आइसोटोप ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात याद रखें कि आइसोटोप में प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे। जैसे इसमें 92 है और 92 है, तो ये 92 ही रहेंगे प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो जाती है, जैसे यहां पे 135 है और यहां पे 146 है। अब एटम की हमने स्ट्रक्चर देख ली, हमने उसके मॉलिक्यूल्स देख लिए, हमने एटम की स्ट्रक्चर देख ली, हमने उसके बाद आइसोटोप्स देख लिए। अब आते हैं कि जो एटम्स हैं ये आपस में मिलके बॉन्ड कैसे बनाते हैं और वहां से आगे जाके सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं और चीजें कैसे बनती हैं। जितने भी दुनिया में चीजें मौजूद हैं, ये तमाम चीजें इन्हीं 118 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हैं। ये कॉम्बिनेशन की रेशो मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, लेकिन ये 118 जो है वो, और बेसिकली जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था 100 से 99 तक जो एलिमेंट्स हैं वो बाय नेचर अवेलेबल हैं। तो उन एटम्स को आपस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ मिलाने से बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें मार्ज़ वजूद में आई हैं। और ये जो एटम्स का मिलना है इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। A chemical bond is the physical phenomena of chemical substances being held together by attraction of atoms to each other through sharing as well as exchanging of electrons or electrostatic forces. तो ये जो बॉन्डिंग है इसकी, 2 एटम्स का आपस में मिलना, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये एक फिजिकल फिनोमिना है, और फिजिकल फिनोमिना के तहत एटम्स आपस में मिलते हैं, और उसमें जो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान, जो हम आगे अगली स्लाइड्स पे पढ़ेंगे, उसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और मिलने के लिए 2 इनकी जो सिचुएशंस हैं उसमें उसके जरिए ये मिलते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ये अगर आपस में 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं तो एक ये बॉन्डिंग है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है। तो ये 2 कंडीशंस में एटम्स आपस में मिल के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और उन केमिकल बॉन्ड्स को फिर इन्होंने नाम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं ये एटम्स के आपस में इन केमिकल बॉन्ड्स के नतीजे के अंदर बनी है। केमिकल बॉन्डिंग डिस्क्राइब्स अ वैरायटी ऑफ इंटरैक्शंस
दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड्स। और ये केमिकल बॉन्डिंग जो है ये उन इंटरैक्शंस को जाहिर करती है जो आपस में एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स के जरिए बनाते हैं, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट टाई एटम्स टुगेदर। तो ये केमिकल बॉन्ड्स आपस में अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं जो दो एटम्स को आपस में जोड़ देती हैं या उनको इकट्ठा रखती हैं। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एन एटम इंटरैक्ट। और ये बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब किसी भी एटम के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं वो एक एटम के दूसरे एटम के साथ मिलते हैं, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड्स बनते हैं। The nature of the interaction between the atoms depend on their relative electronegativity। अब जो हमने पहले स्लाइड पे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं और टाई होते हैं, इसकी वजह से ये बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? Electronegativity is an index of the tendency of an atom to attract electrons। Electronegativity किसी भी एटम की उस टेंडेंसी को कहते हैं जिसके जरिए वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर एटम के अंदर दो तरह की खसूसियत होती हैं आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, कि उनमें आखिरी जो उसका शेल है जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, अगर वो शेल कंप्लीट हो गया है तो वो एटम स्टैटिक होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो इनस्टेबल रहेगा और वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और किसी ऐसे एटम के साथ मिलने की कोशिश करेगा जो उसके आउटर शेल को कंप्लीट कर दें। अब आउटर शेल का ये डिफरेंस जो है, उस आउटर शेल के इस डिफरेंस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। It is proportional to the difference between an atom's ionization potential and its electronic affinity. The maximum number of electrons that can be filled in orbit shall be found by using the formula 2n square, where n stands for the orbit serials। किसी भी एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू कंप्लीट दैट आउटर शेल, ये डिपेंड करता है कि उसके टोटल शेल कितने हैं। अगर उसका फार्मूला यूज किया जाए 2n स्क्वायर, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि उसके आखिरी शेल के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ये देखते हैं कि जो पहला इसका शेल है या ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा जो उसका ऑर्बिट है उसके अंदर अगर 8 हो तो वो कंप्लीट हो जाता है, और तीसरा जो है वो 18 अगर हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद इससे कम है तो इसका मतलब यह है कि वो ऑर्बिट इसका जो है वो कंप्लीट नहीं है, और हर एटम ये कोशिश में होता है कि उसका जो आखिरी शेल है इलेक्ट्रॉनिक का उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। ये सोडियम है और सोडियम के आउटर शेल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एक इसका जो है वो शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये तीसरा इसका ऑर्बिट है और तीसरे ऑर्बिट के मुताबिक इसमें 18 होने चाहिए, रैग इसके पास 1 है। और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन के आउटर शेल के अंदर ये एलिमेंट है, और इसको अगर एक शेल इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है इसका और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पे ये प्लस हो गया और यहां पे माइनस हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे कि ये इसका अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से नेम किया हुआ है हमने, और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये एक नई चीज बन जाएगी दो एटम्स के मिलने से। इसको सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्ट कहते हैं जो हम डेली अपना यूज करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इस तरीके से जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बिटवीन द टू आइटम्स, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनते हैं।
अब ये केमिकल बॉन्ड बनने के 4 आगे टाइप्स हैं, 4 तरीकों से बन सकते हैं। इसमें एक को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, एक को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, एक को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और एक को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इन चारों बॉन्ड्स बनने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं और ये डिफरेंट तरीकों से बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या है। आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्डिंग involves a transfer of an electron, so one atom gains an electron while one atom loses an electron. आयोनिक बॉन्ड वहां है जहां किसी एटम के आखिरी ऑर्बिट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे हैं और वो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ट्रांसफर कर दे किसी ऐसे एटम को जिसको उतनी तादाद में इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल को या आखिरी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम्स टू दी अदर एटम, और ये होते हैं आखिरी शेल से ही हैं। आखिरी शेल से पहले जो शेल कंप्लीट हो चुके हैं या ऑर्बिट कंप्लीट हो जाते हैं वहां से कभी ट्रांसफर नहीं होते, ये ट्रांसफर हो जाते हैं ताकि दोनों जो है वो आपस में कंप्लीट हो जाएं, और ये उतनी ही तादाद में ये ट्रांसफर होते हैं जो आखिरी शेल में नंबर अगर किसी का सरप्लस है तो वो सिर्फ सरप्लस जो है वो ट्रांसफर होंगे, और जिस आइटम में जिसने लेने हैं वो इलेक्ट्रॉन वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा जितने उसको आखिरी शेल को कंप्लीट होने के लिए जरूरी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेगा। वन ऑफ द रिजल्टिंग आइकॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड द अदर आयन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह इनका चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज के साथ बन जाता है और एक नेगेटिव चार्ज के साथ बन जाता है, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट द एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। और जब अपोजिट चार्ज एक जैसे हो जाए तो वो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर बॉन्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एक एटम है जिसके आउटर शेल में एक उसका इलेक्ट्रॉन है, वो किसी दूसरे एटम के करीब जाएगा जिसके आउटर शेल को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों फौरन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके वो एक स्टेबल जो है वो मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर आइटम्स विद लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट सच एज मेटल्स बॉन्डिंग विद नॉन मेटल्स द बॉन्डिंग इंटरैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक। और ये आयोनिक वहां पे होता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है मोस्टली उनमें बॉन्ड बनता है, ये जिसको आयोनिक कहते हैं। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मेटल आइटम टू द अदर नॉन मेटल्स। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल्स। Once the electrons have been transferred to the non-metal, both the metals and the non-metals are considered to be the ions. The two opposite charge ion attack each other to form an ionic compound. तो जो opposite charge वाले हों वो आपस में एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और उससे ये ionic compound बन जाता है। एक आइटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहा है। ये दूसरा एटम है और इसका ये सेकंड शेल है, ऑर्बिट है सेकंड। इसके अंदर फॉर्मूले के तहत इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 7 हैं। और इधर इसके लिए पहले शेल में फॉर्मूले के तहत 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है। अब इसके पास 1 है और इसको चाहिए 1 चाहिए इसको, और इसको भी 1 चाहिए। अब ये क्या करेंगे, अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे जो उसके आखिरी शेल में गर्दिश कर रहा है, तो ये एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड इसलिए बनेगा कि इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके दूसरे में चला गया है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इधर चला गया है, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब अगली इसकी जो है बॉन्ड की, द मोस्ट कॉमन बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते बल्कि 2 एटम्स मिलके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और इस तरीके से शेयर कर लेते हैं कि दोनों के जो आउटर शेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं।
The pair of shared electron forms a new orbit that extends around the nuclei of both atoms, producing a molecule. इसमें एक नया ऑर्बिट बनता है और ये दोनों एटम्स के गिर्द बनता है, और उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो दोनों तरफ से शेयर होके आते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस तरीके से दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनके आउटर शेल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एटम्स विद इक्वल और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड वहां बनते हैं जहां पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दोनों एटम्स हैं उनकी एक जैसी हो। और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजाइड्स बिटवीन द एटम्स एंड इज अट्रैक्टेड टू बोथ न्यूक्लियाई। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिटवीन टू नॉन मेटल्स, और ये नॉन मेटल्स के दरमियान जो है कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली जो है वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। इसकी एग्जांपल ये है कि ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर शेल में एक ही एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर शेल में 6 हैं। अब इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और इसको 1 चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो ये क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 आइटम्स आ जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 आइटम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके अपना ऑक्सीजन अपना आउटर शेल मुकम्मल कर लेगी, जिसके अंदर अब 8 आ जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 इसके आउटर शेल को दे देगी और ऑक्सीजन अपना 1 जो है वो हाइड्रोजन के आउटर शेल को दे देगी। तो इसका भी शेल कंप्लीट हो जाएगा आउटर, और इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा जिसमें H2O हम कहेंगे। ये B की जगह पे ये O है, तो ये इसमें इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जहां पे एटम्स अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके अपने आउटर शेल को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। इसकी बहुत ज्यादा आगे किस्में हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, 1 पेयर के साथ, 2 पेयर के साथ, 3 पेयर के साथ। इसके बाद अगली किस्म जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक किस्म है, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में एक ही एटम जो है वो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करके तो वो अपने आउटर शेल्स को कंप्लीट कर लेता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The atoms are held together because the electron pair is attracted by both of the nuclei. ये इसकी अगर डायग्राम है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनते हैं कि ये एक आपका आयन बन गया, ये दूसरा बन गया, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड। A metallic bond is a type of chemical bond formed between positively charged atoms in which the free electrons are shared among a lattice. इसके अंदर एक कंप्लीट लैटिस है जो मेटल है, उसको ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करते हैं। The strength of the metallic bond increases. अब इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है? By increasing positive charge on the ions in the metal lattice. एक तो उस मेटल लैटिस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज के आयंस की तादाद ज्यादा हो जाए, या डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मेटल आयंस इन द लैटिस, या उस लैटिस के अंदर जो मेटल आयंस हैं उनकी साइज कम हो जाए, और तीसरा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। अगर किसी एटम के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाए तो उस पे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेटालिक बॉन्ड की उस पे डिपेंड करती है, उससे बढ़ जाती है। ये इसका डायग्राम है कि ये मेटल आयंस हैं और उसके साथ डीकोलोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह अगर बॉन्ड बने तो इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अगर इसका अब डिफरेंस देखना है तीनों का बॉन्ड्स का, या कंपैरिजन करना है, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड में
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, ये ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन की, और कोवेलेंट में शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें शेयर होता है। और मेटेलिक में अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल लेटर्स। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और कोवेलेंट में फेयरली स्ट्रॉन्ग होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द टू न्यूक्लियाई, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। और मेटेलिक में ये वीक होता है, वीक ड्यू टू द स्टिमुलस अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पॉजिटिव आयंस। आयनिक बॉन्ड में फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। और इसमें कोवेलेंट में ये नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। और इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो है ये प्योरली मेटल्स के दरमियान ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में द बॉन्ड मेक्स सब्सटेंस हार्ड एंड ब्रिटल, और कोवेलेंट में द बॉन्ड मेक्स सब्सटेंस हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल, और मेटेलिक में दिस बॉन्ड मेक्स। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, आइसोटोप्स क्या है, और उसके बाद इनके बॉन्ड कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे हम बात करेंगे, हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।